है, आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की ओर बढ़ना होगा। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आपके पास कुछ ज़्यादा नहीं है जो आप कर रहे हैं। अब सवाल आता है 25 अक्टूबर का, जिसमें सबकी नज़र है आरबीआई क्या करने जा रहा है। तो 10.60 को देखते हुए ये लग रहा है कि एक हाइक और वो बढ़ाएगा। लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ अगर आप फर्स्ट हाफ की भी देख लें, अभी अगस्त महीने की आप देख लें 4.1% के आसपास, ये अपने आप में एक चैलेंज है कि आपकी जो ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो लगातार नीचे जा रही है, खासकर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अच्छी बात यह है कि हमारी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आ गई, हमने एक टारगेट रखा है, लेकिन ये दूसरा चैलेंज आपके सामने है। वो मेरे ख्याल से सरकार तो और आरबीआई ये मानकर चल रही है कि ग्रोथ को कम करोगे तभी इन्फ्लेशन कम होगा। तो अभी आरबीआई के पास जो है दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे रिपो रेट और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए जो फैसिलिटीज वो आरबीआई दे पाती है, वही दो इंस्ट्रूमेंट हैं। तो अगर आपको इन्फ्लेशन पर आपका हॉकिश नजर है तो आपको कोई भी हालत में रेट तो और बढ़ाने ही पड़ेंगे। लेकिन अब ये in this whole environment what has also happened is you have seen a sharp depreciation of the rupee। 45 रुपए से अगर रुपया 50 रुपए पर आ जाता है तो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट आरबीआई के लिए और भी टफ हो जाता है, बिकॉज आपके इंपोर्ट्स उतने ही ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, आपका सब्सिडी बर्डन उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि अगर 50 रुपए में आप जो 45 रुपए में ले रहे थे, आज अगर 50 रुपए देने पड़ रहे हैं उसके, तो आपके सारे जो इंपोर्ट्स होते हैं, क्रूड ऑयल सबसे बड़ा हमारा इंपोर्टेड कमोडिटी। अगर आप इस गवर्नमेंट को देखें गौर से, अगर फाइनेंस मिनिस्टर को देखें, वो हर बार ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनका कहना है कि ज़्यादा ग्रोथ ज़्यादा पैसा आएगा, हम ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, सोशल सेक्टर में ज़्यादा स्पेंडिंग कर सकते हैं। इस बीच आपका 12 ईयर प्लान का अप्रोच पेपर भी आ गया है। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, हमें कैसी ग्रोथ चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहां 5 साल बाद आपको इलेक्शन फेस करने होते हैं, महंगाई एक मुद्दा होती है, वहां आप किस तरह की ग्रोथ पसंद करेंगे? ऐसी ग्रोथ जो 8-9% हो लेकिन इन्फ्लेशन आपका 20% तक चले जाए, या ऐसी ग्रोथ जहां सस्टेनेबल ग्रोथ भी हो और आपका इन्फ्लेशन भी एक कंफर्ट जोन के हिसाब से हो? देखिए, अगर आइडियल तो ये होगा कि हमारा ग्रोथ 8-9% रहे और इन्फ्लेशन 6% के करीब रहे, लेकिन in times which are hugely uncertain, the global environment, for instance, large part of depreciation of the rupee is also because what's happening in the rest of the world. Exactly. Everybody finds US dollar still to be the most safest of instruments. So money is flying from India and all emerging markets to the US back to a safe haven. So you are seeing a flight of capital and hence a sharp depreciation of rupee, which becomes difficult for the government. So in this environment, the best that the government can do is slow down growth, because in the long run only you will have a sustainable good decent growth only if your inflation is within manageable limits in the long run. If you let the inflation shoot up, it's going to create havoc in the economy, and I guess in the long term it will just kill growth. It's a very important question here, because in a scenario when there is so much of volatility in the economic market, well, certainly one wants to know as to what exactly are the immediate measures that the government seriously can employ, especially a government of a country which is supposedly not that badly hit by the 2 rounds of recession that we've seen. No, I think to be fair to the government, right now we really don't have any short-term issues. There are very medium to long-term issues. The inflation has been, as I said, that by definition it's a long-term concept. In that sense, the government doesn't have anything specific in the short term. And as his point, like for example, the government is worried about the growth. They are much more worried because all their revenue projections or the fiscal deficit projections are based on that growth numbers. On the other hand, the monetary policy has been given the charge of controlling the inflation. So there is a clear segregation. In that sense, we don't have much of the very short term, and not much one can do if you have any short term problems. But in the medium to long term, I think there are many measures, like for example, the Planning Commission has been harping on inclusive growth kind of a concept. And there, in fact, if you see the 12th plan approach paper, the target is less than the 11th target is less than the 11th plan approach paper. And very clearly they are saying that 9% growth is not sustainable for a country like us, because we have many structural bottlenecks
in terms of infrastructure, in terms of many other supply constraints, which has become very binding constraints on both growth and inflation. चलिए, सवाल यह है कि इस अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिस तरह के फैसले, जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है, कुछ बड़े मुद्दे हैं, लैंड एक्विजिशन है, MMDR एक्ट है, इन सब में बदलाव की बात की जा रही है, लेकिन जो 12 5-year प्लान का अप्रोच पेपर है वो 9% ग्रोथ रेट की बात करता है, वो सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करता है और उसमें सबसे ज्यादा फोकस एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा लैंड एक्विजिशन का। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 10 सालों में तकरीबन $150 बिलियन का निवेश जो है वो सिर्फ रुका है जमीन अधिग्रहण को लेकर, और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट एस्केलेट हुई है वो भी जमीन अधिग्रहण के कारण, क्योंकि ये नीतिगत मुद्दे हैं। सवाल यह है इन नीतिगत मुद्दों में सरकार किस तरह के फैसले आने वाले समय में लेगी। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Are you caught in a legal triangle? Do you need legal advice? For solutions to all your legal problems, watch